नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें दिखाते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएंट वेलेविचिया मिराबिलिस से किया गया सम्मानित। पीएम ने कहा, भारत के मन में नामीबिया के प्रति सम्मान, पहलगाम पर समर्थन और संवेदना के लिए जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री को दी गई 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के राष्ट्रीय स्मारक हीरोज एकर पर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया की राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, स्वास्थ्य एवं दवा समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार संवाद में प्राकृतिक खेती पर दिया जोर। कहा, इससे शरीर को रोग मुक्त रखने के साथ साथ कृषि उत्पादकता को भी मिलेगा बढ़ावा। और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से आम जनता का हुआ हाल बेहाल। भाजपा ने कहा, गलत तरीके से वोटर बने लोगों के कंधे पर सियासत कर रहा है विपक्ष। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। झारखंड में लंबे अंतराल के बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 10 जुलाई को बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान पूर्वोदय के विकास, आंतरिक सुरक्षा समेत दर्जनों एजेंडों पर चर्चा होगी। ये रिपोर्ट देखिए। 10 जुलाई को होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की मेजबानी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है। पूर्वोदय के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में मैराथन बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के करीब 68 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य शामिल होंगी। इस बैठक में विकास और आंतरिक सुरक्षा समेत दर्जनों एजेंडों पर चर्चा होगी ताकि पूर्वोदय के विकास को नया आयाम मिले। रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर जहां लोग उत्साहित हैं, वहीं राजनीति के गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्लनाथ सहदेव ने कहा कि इस बैठक से संघीय ढांचे को मजबूती और नक्सलवाद के खात्मे को धार मिलेगी। इसमें पूरे क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, जो सामाजिक समीकरण है, जो राष्ट्र से आप विभिन्न मुद्दों में राष्ट्रीय योजनाओं से पिछड़ गए, इस पे चर्चा होती है। और ये चारों राज्य नक्सलवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, तो नक्सलवाद भी प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इधर झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां भी बैठक को लेकर काफी आशान्वित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ सहदेव ने बकाये की मांग दोहराते हुए कहा कि राज्य के विकास और नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा है। संपूर्ण इलाके का डेमोग्राफी भी लगभग एक तरह का है, टोपोलॉजी एक तरह का है, वेदर कंडीशंस लगभग एक तरह का है और चाहते भी एक तरह की है। जहाँ तक नक्सलिज्म रोकने की बात है, तो स्वाभाविक तौर पर झारखंड की सीमाएं 4 राज्यों से लगती है और वहाँ केंद्र के योगदान की आवश्यकता है। तो झारखंड सरकार अपनी प्राथमिकताओं के साथ उस बैठक में भाग लेगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर की प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर मेहमानों के स्वागत के लिए कटआउट और बैनर लगे हैं। विकसित भारत के लिए सभी क्षेत्रों का समग्र और समावेशी विकास जरूरी है, जिस पर केंद्र सरकार का फोकस भी है।
रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक इसका एक अहम हिस्सा है, जिससे क्षेत्रीय आधार पर विकास का नया रोड मैप बनेगा, जो विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करने में मददगार होगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अगली खबर के लिए आपको राजस्थान लिए चल रहे हैं। किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर बड़ी छलांग लगाई है राजस्थान ने। राजस्थान की स्कूली शिक्षा की तस्वीर में अब सकारात्मक बदलाव नजर आने लगा है। हाल ही में देश में स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन का आकलन करने वाली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI 2.0 रिपोर्ट में राजस्थान ने 32 अंकों की छलांग लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूली शिक्षा सुधार में राजस्थान की बड़ी छलांग। शिक्षा मंत्रालय की PGI रिपोर्ट में 32 अंक की बढ़त। राजस्थान का प्रदर्शन शिक्षा की गुणवत्ता और लर्निंग लेवल जैसे क्षेत्रों में हुआ मजबूत। राजस्थान ने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासन और शिक्षकों के प्रशिक्षण में किया सुधार। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बन सकता है रोल मॉडल। देश में स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन का आकलन करने वाली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट के ताजा संस्करण में राजस्थान ने 32 अंकों की छलांग लगाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जारी रिपोर्ट में राजस्थान का प्रदर्शन शिक्षा की गुणवत्ता, लर्निंग लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक दक्षता जैसे क्षेत्रों में मजबूत हुआ है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट राजस्थान के लिए न केवल उपलब्धि है, बल्कि आने वाले समय में शिक्षा सुधार को और व्यापक बनाने का संकेत है। यदि राज्य इसी गति से आगे बढ़ता है तो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान रोल मॉडल बन सकता है। हमने तो 17 अंक एक विषय के होते हैं, 20 और 80 नंबर जो लिखित परीक्षा के होते हैं, उसमें हमने सभी शिक्षकों से ये कहा कि 17 अंक तो आप जो देना हो जो दे दो, लेकिन 80 में से 40 नंबर से कम आते हैं तो विद्यार्थी तो पास हो जाएगा, लेकिन हमारे गुरुजी फेल हो जाएंगे। और इसके लिए इसलिए सब पूजनीय गुरुजनों ने अच्छी मेहनत की है और अच्छा परिणाम हमारा रहा है। सरकारी स्कूलों में लर्निंग आउटकम पर फोकस, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता से सीधे तौर पर छात्रों के प्रदर्शन में सुधार आया है। शिक्षकों का भी कहना है कि ये स्कूली शिक्षा में किए गए नवाचारों के कारण और राजस्थान सरकार द्वारा लगातार क्वालिटी एजुकेशन को लेकर लिए जा रहे निर्णय के कारण संभव हो पा रहा है। सरकारी स्कूलों में जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के द्वारा हो रहा है। ये सरकार ही निर्धारित करती है कि भाई पेरेंट्स टीचर मीटिंग की डेट भी डिसाइड करती है। उस डेट पर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनसे टीचर इंटरेक्शन करते हैं और बच्चे की जो स्थिति है उसको बताते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर जब दोनों मिलकर बच्चे पर काम करते हैं तो निसंदेह बच्चे ऊपर पहुँचते हैं और क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और जो रिजल्ट भी है, रिजल्ट भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल राजस्थान की ये छलांग सिर्फ रैंकिंग में सुधार नहीं, बल्कि सशक्त शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ते कदम की पहचान है। आने वाले समय में ये सुधार लाखों छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे। राजस्थान की स्कूली शिक्षा में किए गए सुधार और नवाचारों के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राज्य की स्कूली शिक्षा अब तरक्की कर रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में प्रदेश की स्कूली शिक्षा देश में टॉप रैंकिंग पर पहुंच सके। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और अगली खबर के लिए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आगामी दिनों में 2500 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इस निर्णय से न केवल डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा, बल्कि मरीजों को भी समय पर उपचार उपलब्ध हो सकेगा। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में अब नहीं होगी डॉक्टरों की कमी, बेरंग नहीं लौटेंगे मरीज। सरकारी अस्पतालों में 2500 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर।
डॉक्टरों के खाली पदों पर नए डॉक्टरों को रखने का निर्णय। 1 साल के बॉन्ड पर काम करेंगे डॉक्टर। जुलाई के आखिरी सप्ताह तक शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की भर्ती कर प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2500 डॉक्टरों की सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS और PG करने वाले बंध पत्र डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। विभाग ने बंध पत्र डॉक्टरों से नियुक्ति स्थल के लिए पोर्टल के जरिए 30 विकल्प मांगे हैं। अब अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को स्वास्थ्य विभाग दूर करने जा रहा है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 2500 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेंगे और डॉक्टरों के लिए बल्कि गांव के मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। सरकारी अस्पतालों में मध्य प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिससे अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के खाली पदों पर नए डॉक्टरों को रखने का निर्णय लिया है। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज से MBBS और BDA की डिग्री पूरी कर जो डॉक्टर इंटर्नशिप पूरी कर चुके हैं, ऐसे डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में नियुक्त किया जाना है। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अब तय अनुबंध के तहत सरकारी अस्पतालों में काम करना होगा। इसके लिए उनसे 1 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा। नियमानुसार यदि कोई डॉक्टर इन अस्पतालों में काम करने से मना करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें बॉन्ड के पैसा जमा कराने के साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। जो मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खोले जा रहे हैं, सीटें बढ़ाई जा रही हैं, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की कमी होती है उसकी पूर्ति की कोशिश है। जितने ज़्यादा कॉलेज खुलेंगे, जितनी ज़्यादा सीटें होंगी, PG में विशेषज्ञ के लिए जितनी सीटें सरकार अधिकतम ले सकेगी, उतने डॉक्टर आपको हर साल मिल जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में बॉन्ड पर डॉक्टरों की सेवाएं देने के लिए प्रक्रिया जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू की जा सकती है। अभी इसके लिए जरूरी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। राज्य में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, यानी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जो डॉक्टर बॉन्ड साइन करते हैं उन्हें अब अनिवार्य रूप से सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज भी मिल सकेगा। श्रेयस द्विवेदी, DD न्यूज, मध्य प्रदेश। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आपको हिमाचल प्रदेश की ओर लिए चलते हैं और देखिए किस तरह की हालत वहां पर हुई है। पिछले कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपदा की अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कभी कुल्लू, कभी शिमला, कभी कांगड़ा तो कभी मंडी। हिमाचल के पहाड़ कमजोर हो रहे हैं और हिमाचल की जलवायु बदल रही है। इसकी वजह क्या है और इस परिस्थिति को ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर देखिए शिमला से डीडी न्यूज संवाददाता धर्म प्रकाश की ये खास रिपोर्ट। हिमालय के पश्चिमी हिस्से में स्थित है पहाड़ी प्रदेश हिमाचल, जो पिछले कुछ सालों से हर साल प्राकृतिक आपदा का शिकार बनता है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का औसत तापमान पिछली एक सदी में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से अस्थिर और भूकंप के लिए संवेदनशील है, जिसकी वजह से यहाँ भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। हिमाचल के 5 जिले चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील जोन यानी जोन 4 और जोन 5 में आते हैं। मतलब यहाँ की मिट्टी और यहाँ के पहाड़ कमजोर हैं और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी आसानी से धंस जाती है। हिमाचल की औसतन आधी से ज्यादा जमीन की मिट्टी सॉइल इरोजन यानी भूमि कटाव के दायरे में आती है, जिससे यहाँ पहाड़ों के धंसने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। साल 2021 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से मानसून के वक्त करीब 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। उसके बाद साल 2022, 2023, 2024 में जो तबाही प्रदेश में हुई वो तो दुनिया ने देखी। मंडी और कुल्लू में जो तबाही उस मानसून के दौरान उन सालों में हुई थी, उसके जख्म आज तक भर नहीं पाए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस तबाही के लिए वैज्ञानिक कई तर्क देते हैं, लेकिन ज्यादातर तर्कों में एक समानता नजर आती है। ज्यादातर पर्यावरण विशेषज्ञ और मौसम वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हिमाचल में सभी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पहले सटीक पर्यावरणीय जांच होनी चाहिए। रिफॉरेस्टेशन यानी वन रोपण को बढ़ावा और वनों के कटान पर सख्त तरीके से रोक लगनी चाहिए। किसी भी विकासात्मक निर्माण कार्य के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए और आपदा प्रबंधन योजनाओं को और ज्यादा मजबूत बनाने और जन भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। जब भी हम कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी की तरफ जाएं तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप कोई अपना घर बना रहे हैं या कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कोई होटल लगा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत है कि आपका वहाँ पे जियोलॉजी कैसी है, वहाँ पे कोई और मेजर टेक्टोनिक लाइंस तो नहीं है जो कि आने वाले टाइम में आपको आपके स्ट्रक्चर को खतरा कर सके। हिमाचल में 150 से ज्यादा छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ज्यादातर जिलों में 4 लेन, बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स, बहुमंजिला इमारतें और पर्यटन के लिए वन भूमि हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसके अलावा ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और मानसून के पैटर्न में बदलाव आना प्राकृतिक आपदाओं के बड़े कारण है, जिस पर अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय हिमाचल के भौगोलिक परिदृश्य के लिहाज से ठीक नहीं है। हिमाचल में मानसून हर साल आफत बनकर बरसता है, जो प्रदेश को कभी ना भूलने वाले जख्म देकर जाता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की बातें अब सिर्फ कागजी कविताओं या रैलियों के नारों तक रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़मीनी स्तर पर उतरकर हटकर कुछ करना होगा। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़। और अगली खबर है कच्छ के रण से जुड़ी हुई। पाली, जोधपुर और बालोतरा की फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी अब सीधे पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ के रण में विसर्जित किया जाएगा। वर्षों से ये प्रदूषित पानी यहाँ की नदियों, जमीन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था। इस योजना से न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकेगा, बल्कि पाली के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के पाली को मिली बड़ी राहत। कच्छ के रण में जाएगा फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी।
परियोजना के लिए शीघ्र ही तैयार होगा DPR। परियोजना से पर्यावरण के साथ विकास को भी मिलेगी नई रफ्तार। पाली के व्यापार के साथ बढ़ेंगे रोजगार के नए अवसर। वर्षों से जिस प्रदूषित पानी ने पाली की जमीन को बंजर किया, नदियों को जहर बनाया और किसानों के जीवन को कठिन किया, अब उसी समस्या का स्थायी समाधान राजस्थान सरकार ने तलाश किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि पाली, जोधपुर और बाड़मेर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित पानी अब पाइपलाइन के जरिए गुजरात के कच्छ के रण में छोड़ा जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले से सबसे ज्यादा राहत पाली को मिलेगी, जहां किसान और उद्योगपति दोनों सालों से इस समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे पाली की जो इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में ये काम हो जाता है तो पाली की इंडस्ट्री सूरत की इंडस्ट्री से भी आगे जाएगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा पाली का। ये 100% अगर ये पाइपलाइन लगती तो प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और प्रदूषण से मुक्ति मिलने से किसानों की रोज की समस्या है, जो ज़मीन खराब होने का उनकी कंप्लेन है, उसका निदान हो जाएगा। और जैसे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, यहाँ इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा, शहर में संपन्नता बढ़ेगी और पश्चिमी राजस्थान एक टेक्सटाइल हब के रूप में बन जाएगा। इस परियोजना के लिए शीघ्र ही DPR तैयार किया जाएगा, जिससे काम जल्द शुरू किया जा सकेगा। पाली के विधायक भीमराज भाटी ने बताया कि कच्छ के रण में पानी भेजने से कोई पर्यावरणीय नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाली के किसान जरूर राहत की सांस लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया और इसे पाली के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। पाली, जोधपुर, बालोतरा, बिटूजा, जसोल जो सभी रंग रोगान की फैक्ट्री उनका प्रदूषित पानी पाइपलाइन द्वारा रन ऑफ कच्छ में छोड़ने के लिए मंजूरी दी है। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। वर्षों से यह प्रदूषित पानी यहाँ की नदियाँ, जमीन और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा था। इस योजना से न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकेगा, बल्कि पाली के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। यह योजना पाली के व्यापार, विशेषकर कपड़ा उद्योग के लिए संजीवनी भी साबित होगी। अब प्रदूषण की चिंता छोड़कर व्यापारी विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि पाली न केवल प्रदूषण से मुक्त होगा, बल्कि विकास और समृद्धि की ओर भी तेजी से बढ़ेगा। पाली से DD न्यूज के लिए शेरुद्दीन खान की ये रिपोर्ट। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।